अमेरिका की सेना ने जंग के 31वें दिन ईरान के इस्फहान शहर पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। ऐसा हमला जिससे ईरान का इस्फहान शहर हिल गया। वहां मौजूद हथियारों के एक गोदाम पर अमेरिका ने बम गिराया और उसे मिट्टी में मिला दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक उस हथियार गोदाम को उड़ाने के लिए अमेरिका ने उस पर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया, वो भी 100-200 किलो का नहीं, 900 किलो से ज्यादा का बंकर बस्टर बम। इससे पहले अमेरिका ने हॉर्मूज गलियारे के पास करीब 2200 किलो का बंकर बस्टर बम गिराया था। बंकर बस्टर बम कोई ऐसा वैसा बम नहीं, सामान्य बम से बिल्कुल अलग होता है, बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। उसका इस्तेमाल मजबूत और जमीन की गहराई में बने ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाता है। मतलब इसे खास तौर पर उन ठिकानों के लिए बनाया गया है जिन्हें सामान्य बम नहीं भेज सकते। जिस हथियार गोदाम को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया, वहां कई अंडरग्राउंड ठिकाने थे। अमेरिका को खबर मिली थी कि वहां बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ दूसरे घातक हथियार भी इकट्ठा करके रखे गए थे। इसी वजह से अमेरिकी सेना ने उस हथियार गोदाम पर बंकर बस्टर बम गिरा दिया, गोदाम का नामो निशान मिटा दिया। आसमान से बम गिरने के बाद उस हथियार गोदाम में भयंकर विस्फोट हुए, हथियारों में भी धमाके होने लग गए। पूरा इलाका धमाकों की आवाज से थर्रा गया, आग के बड़े बड़े बवंडर उठने शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया। ईरान ने न तो हमले के बारे में कुछ बताया, न ही इस बात की जानकारी दी कि उसे कितना नुकसान हुआ। लेकिन ईरान के हथियार गोदाम पर बंकर बस्टर बम से हुए हमले को जिसने भी देखा वो दहल गया। अमेरिका के लड़ाकू विमान ने उस हथियार गोदाम पर आसमान से बंकर बस्टर बम गिराया। बम पहले जमीन के अंदर गया, फिर एक तय जगह पर जाकर जोरदार धमाके के साथ पड़ गया। धरती मानो कांप गई। हथियारों के उस गोदाम में विस्फोट होने लग गए। धमाकों की आवाज से ईरान का इस्फहान शहर गूंजता रहा। आग की लपटें उठती नजर आई, विकराल लपटें उठती नजर आई। लपटों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ जलाकर राख कर देंगी। रात के अंधेरे में आग की वो लपटें आसमान छूती नजर आई। पूरा इलाका आग से निकलने वाली रोशनी से नहा गया। पहले वहां बंकर बस्टर बम का धमाका हुआ, उसके बाद गोदाम में रखे जो हथियार थे वो एक एक करके फटने लग गए। काफी देर तक वहां धमाके होते रहे और हर विस्फोट के बाद वहां आग के बवंडर उठते रहे। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान के उस हथियार गोदाम में घातक हथियार रखे हुए थे। गोदाम जमीन के ऊपर भी था और जमीन के नीचे भी था, मतलब जमीन के अंदर गहराई में भी हथियारों को रखा गया था। गोदाम के ऊपरी हिस्से में गोला बारूद रखा हुआ था। जमीन के नीचे बने ठिकानों में ईरान की IRGC सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलें तक छिपा रखी थी, ऐसा अखबार की रिपोर्ट में। इसीलिए इसका पता चलने के बाद अमेरिकी सेना ने उस पर एयर स्ट्राइक कर दी और हमले के कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी जारी किया और उसमें हथियारों का वो गोदाम जलकर राख होता नजर आया। जोरदार धमाके होते दिखे। जिस बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल अमेरिका ने किया उसका वजन 900 किलो से ज्यादा बताया गया रिपोर्ट में। ताकतवर और खास तरह के हथियार होते हैं ये बंकर बस्टर बम। इनका इस्तेमाल उन ठिकानों को भेदने के लिए होता है जिन्हें सामान्य बम नहीं भेज सकते। अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस, जमीन की गहराई में बने कंक्रीट के बंकर, पहाड़ों की चट्टानों के नीचे बने ठिकाने। छोटे मोटे बमों से नुकसान उनको नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए उन्हें उड़ाने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि यह जमीन से टकराते ही फटता नहीं है, गहराई में घुसने के बाद इसमें विस्फोट होता है। सामान्य बम जमीन पर गिरते ही फट जाते हैं, लेकिन बंकर बस्टर बम पहले जमीन की गहराई में पहुंचता है, फिर वहां धमाका करता है और फिर ऐसा धमाका करता है कि अंडरग्राउंड नेटवर्क पूरी तरह तबाह हो सकता है। जमीन के नीचे करीब 200 फीट की गहराई तक जा सकते हैं ये बम और 60 फीट कंक्रीट की मोटी परत तक को तोड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले भी अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराया था। उस दिन अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास मौजूद ईरान के मिसाइल ठिकानों को बंकर बस्टर बम से उड़ा दिया था। वो मिसाइल ठिकाने भी जमीन की गहराई में बने हुए थे। अमेरिका के मीडिया ने दावा किया था कि उस जगह से ईरान की IRGC सेना खाड़ी देशों को निशाना बनाने में जुटी हुई थी। उसी ठिकाने से हॉर्मूज गलियारे से गुजरने वाले जहाजों पर भी हमले किए जा रहे थे, ऐसी जानकारी सामने आई थी। इसी वजह से अमेरिका ने जमीन के अंदर मौजूद ईरान के मिसाइल अड्डों को तबाह करने के लिए करीब 2200 किलो का बंकर बस्टर बम उस दिन गिरा दिया था। हालांकि ईरान के इस्फहान में अमेरिका ने 900 किलो से ज्यादा का बंकर बस्टर बम गिराया है।
इस हमले में ईरान को काफी नुकसान पहुंचा, ये तो जाहिर है, लेकिन ईरान की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। उसने न तो हमले के बारे में कुछ बताया, ना ही उसने नुकसान के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी दी या किसी तरह की पुष्टि की। लेकिन युद्ध के जानकारों का मानना है कि इस्फहान पर बंकर बस्टर बम से हुए हमले से जंग अब और भड़क सकती है, क्योंकि ईरान का इस्फहान शहर उसके परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम है। करीब 20 लाख की आबादी है इस्फहान में, तीसरा सबसे बड़ा शहर है ईरान का। तेहरान से इस्फहान करीब 440 किलोमीटर दक्षिण में। अमेरिका का दावा है इसी शहर में ईरान ने अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर अपना परमाणु ठिकाना बना रखा है। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है IAEA, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस्फहान में जमीन के नीचे यूरेनियम छिपा कर रखा है। वो यूरेनियम जिससे परमाणु ऊर्जा भी बनाई जा सकती है और परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसे कितना शुद्ध किया गया। अगर 3 से 5% तक यूरेनियम शुद्ध हुआ तो उसका इस्तेमाल बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। अगर यूरेनियम को 90% तक शुद्ध कर लिया जाए तो उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। तो पिछले साल IAEA की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान ने यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया है। मतलब यह कि ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ एक कदम दूर था। इसी वजह से जून 2025 में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के नतांज और इस्फहान में मौजूद परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे और यही हवाला दिया था कि इसी वजह से उन्होंने किए हैं। वो परमाणु ठिकाने पहाड़ों की मोटी चट्टानों के नीचे बनाए गए थे, इसलिए अमेरिका ने उन पर बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। उस दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि परमाणु बम बनाने के लिए शुद्ध किया गया ईरान का यूरेनियम मलबे के नीचे दबा हो सकता है। उस दौरान ईरान की तरफ से भी कहा गया था कि यूरेनियम मलबे के नीचे दबा है और उसे निकालने की उसकी कोई योजना नहीं है। जबकि युद्ध के कुछ जानकारों का मानना है कि ईरान ने अमेरिका के हमला करने से पहले ही यूरेनियम को वहां से हटा लिया था और उसे जमीन के अंदर सुरंगों में छिपा दिया था। पश्चिमी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स आई जिनमें दावा किया गया कि इसी वजह से अमेरिका ने इस्फहान पर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। उसका मकसद हथियारों के गोदाम के साथ जमीन के नीचे बने ठिकानों को तबाह करना था कि यूरेनियम को हासिल करने के लिए ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन तक शुरू कर सकते हैं, यह भी आशंका थी। उधर ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने खबर दी कि रूस का समर्थन करने वाले चेचन लड़ाके अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जारी जंग में ईरान की मदद करेंगे। चेचन लड़ाके, इस युद्ध में जल्द ही चेचन लड़ाकों की भी एंट्री होगी, यह कहा गया। और अगर अमेरिका ने ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतार दिए तो उनका मुकाबला करने के लिए चेचन लड़ाके भी टूट पड़ेंगे, यानी चेचनिया से आए हुए। हालांकि इस खबर पर रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। चेचन लड़ाके रूस के चेचनिया इलाके से आते हैं। वो रूस का एक स्वायत्त इलाका है, जमीन पर लड़ाई लड़ने में माहिर माना जाते हैं। उनके कमांडर का नाम आपको याद होगा, रमजान कादिरफ। कहा जाता है वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के वफादार हैं। यूक्रेन युद्ध में भी उनका शुरू में बहुत नाम आया था। तो रमजान कादिरफ के लड़ाके जल्द ही ईरान में तैनात किए जाएंगे, ऐसी जानकारी आई। लेकिन ताकि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की जमीन पर उतरकर सैन्य कार्रवाई शुरू की तब वो ईरान की सेना की मदद कर सके। चेचन लड़ाकों को उन जगहों पर तैनात किया जा सकता है जहां दुश्मन के सैनिकों से सीधा मुकाबला होने की संभावना है। ईरान के न्यूज चैनल के मुताबिक चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने इस युद्ध को धर्म की लड़ाई बताया। चेचनिया भी मुस्लिम इलाका है, वहां के ज्यादातर बाशिंदे जो हैं वो मुसलमान हैं। उन्होंने ईरान को भरोसा दिया कि वो मुश्किल की इस घड़ी में उसके साथ खड़े हैं, ऐसा ईरान के न्यूज चैनल में आया। उनके लड़ाके रूस के जिस चेचनिया इलाके से आते हैं वहां की आबादी ज्यादातर मुस्लिम है। ये पहाड़ी इलाका है जो रूस के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। वहां रहने वाले चेचन लड़ाकों को दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकों में गिना जाता है। माना जाता है गुरिल्ला वॉर में, छापामार युद्ध में उनको महारत हासिल है। ये युद्ध की वो रणनीति है जिसके तहत छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर दुश्मन पर अचानक छिपकर हमला किया जाता है और हमले के बाद दुश्मन के सामने से तुरंत हटकर फिर खुद को बचा लिया जाता है। कहा गया कि अगर जमीनी युद्ध हुआ तो चेचन लड़ाके अमेरिकी सैनिकों की ईंट से ईंट बजा सकते हैं, क्योंकि माना जाता है उन्हें इस तरह के युद्ध में हराना बेहद मुश्किल है। ऐसे में वो ईरान के लिए ढाल की भूमिका निभा सकते हैं। ईरान की मदद करने को लेकर रमजान कादिरफ का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद सामने आया। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने जंग खत्म करने के लिए उनकी शर्तें नहीं मानी तो अमेरिकी सेना उस पर सबसे बड़ा हमला कर देगी
और फिर इसके बाद आशंका यह थी कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जमीन पर उसके अपने सैनिक उतार सकता है, ईरान की धरती पर उनको उतार सकता है ताकि आर पार की लड़ाई शुरू हो सके। हालांकि बाद में ईरान ने भी ट्रंप को जवाब दे दिया था कि वो किसी भी सूरत में नहीं झुकेगा। अगर अमेरिका ने उसकी जमीन पर अपने सैनिकों को उतारने की गलती की तो उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। तो जानकारों का मानना है कि अगर रमजान कादिरव के ऐलान के बाद चेचन लड़ाके ईरान में तैनात हो गए तब यह युद्ध और भी खतरनाक हो सकता है। वो अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल के लिए नई चुनौती पैदा कर सकते हैं। उनका मुकाबला करने के लिए इन दोनों देशों को जंग में और ताकत झोंकनी पड़ सकती है। चेचन लड़ाकों की पहचान उनकी बर्बरता और लड़ने की क्षमता से की जाती है। उनके कमांडर रमजान कादिरव हैं, जिन्हें पुतिन का करीबी माना जाता है। वो पुतिन के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। रूसी राष्ट्रपति इन चेचन लड़ाकों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में भी कर चुके हैं। पहले भी खबरें आई थी, इन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ देते हुए यूक्रेन में जाकर जंग लड़ी थी। हालांकि वो कभी एक वक्त था जब वो रूस के भी खिलाफ थे, क्योंकि सोवियत संघ टूटने के बाद चेचनिया भी अलग हो गया था। इसके बाद चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के खिलाफ 2 लड़ाइयां लड़ी थी। बाद में रूस ने चेचनिया पर कब्जा कर लिया था और फिर पुतिन ने साल 2007 में रमजान कादिरव को चेचनिया का प्रमुख बना दिया था और चेचन इलाके को एक स्वायत्त इलाका बना दिया था। तब से ही वो चेचनिया के कमांडर हैं, चेचन कमांडर हैं रमजान कादिरव। उनकी गिनती पुतिन के भरोसेमंद लोगों में की जाती है। ईरान के न्यूज़ चैनल ने जब ये खबर दी कि चेचन लड़ाके भी इस जंग में ईरान की तरफ से शामिल होंगे, तब सवाल उठने शुरू हो गए कि कहीं इसके पीछे पुतिन की तो सहमति नहीं है। हालांकि रूस ने इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इधर ईरान की राजधानी तेहरान में हवाई हमलों के बाद भीषण आग लग गई। ईरान की राजधानी तेहरान के पश्चिमी इलाके में हुए हवाई हमलों के बाद वहां की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। ईरान ने अमेरिका के 2 MQ-9 रीपर ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया। ईरान की सेना के मुताबिक इस्फहान शहर को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन दोनों ड्रोनों के ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसते ही उन्हें मार गिराया गया। ईरान ने तबाह हुए ठिकानों की फोटो और वीडियो शेयर करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी। वहां के प्रशासन के मुताबिक ऐसा करने वाले लोगों को फांसी की सजा तक मिल सकती है। इसके अलावा उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। पिछले 72 घंटों में फोटो और वीडियो शेयर करने के आरोप में 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान ने आरोप लगाया कि जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल ने उसकी दवा बनाने वाली कंपनियों को जानबूझकर निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया कि हवाई हमलों की वजह से कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों की दवाएं बनाने वाली एक फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा और उसमें दवा का उत्पादन बंद हो गया। उधर ईरान ने इजराइल में एक के बाद एक कई बड़े हमले कर दिए, जिसकी वजह से वहां भारी नुकसान होने की खबरें आई। सबसे ज्यादा हमले इजराइल के तेल अवीव शहर में हुए। वहां ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गईं। उसकी वजह से वहां कई मकान तबाह हुए दिखे, कई गाड़ियां जलकर राख हुई दिखी। तेल अवीव में एक जगह पर दिन के वक्त अचानक सायरन बजने शुरू हो गए। इसके बाद सड़क पर चल रही गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गई। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। सुन सकते हैं आप, सायरन बज रही है। अब देखना होगा कि कहां की ओर अटैक होगा। अब देख सकते हैं कि रोड पर ही लोगों ने गाड़ियां छोड़ दी हैं और चले गए हैं बॉम्ब शेल्टर की ओर। इसके थोड़ी देर बाद वहां जोरदार धमाका हुआ, आग की लपटें उठनी शुरू हो गईं, काला धुआं छा गया पूरे इलाके में। पूरे इलाके को काले धुएं ने घेर लिया। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मची दिखी और हमले की चपेट में आने से कई गाड़ियों में आग लग गई। वो गाड़ियां जलती दिखाई दी। हमले के कुछ सेकंड बाद ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई। इस हमले में एक व्यक्ति घायल हो गए, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद धमाके वाली जगह की घेरेबंदी कर दी गई। और इसके अलावा तेल अवीव के कई दूसरे इलाकों में भी हमले हुए। एक इलाके में एक मकान की छत टूटी नजर आई, मकान के आसपास मलबा बिखरा दिखा। हमले की वजह से मकान की आधी छत गायब हो गई। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल का एक हिस्सा उस मकान के ऊपर आकर गिरा, ऐसा दावा किया गया और इसकी वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हमले के वक्त उस मकान में कोई मौजूद नहीं था। ऐसा ही खतरनाक हमला वहां के एक दूसरे इलाके में भी हुआ। वहां हमले की चपेट में आने से कई गाड़ियां जलकर बर्बाद हो गई। उन गाड़ियों के सारे शीशे चकनाचूर हो गए। उस इलाके में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उन सभी गाड़ियों में आग लग गई। इसके बाद राहत और बचाव टीमों के कर्मचारी वहां पहुंचे, घायलों की तलाश में इधर से उधर भागते नजर आए। उन कर्मचारियों ने उस इलाके में हुए नुकसान का जायजा लिया और फिर
जली हुई गाड़ियों को वहां से हटाने का काम तेज कर दिया। इसके अलावा तेल अवीव में समंदर के तट के पास भी धमाका हुआ। तो कई धमाके लगातार होते रहे, कई मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट किया जाता रहा, लेकिन कई या तो इंटरसेप्ट की हुई मिसाइलों के टुकड़े आकर गिरते रहे और कई मिसाइलें भी आके गिरती रही। समंदर के पास धमाका हुआ, वहां धुआं उठता नजर आया। हमले के बाद वहां लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, उन्हें अलर्ट रहने की सलाह दी गई। और तेल अवीव के अलावा ईरान ने इजराइल के बेरशेवा शहर में भी मिसाइल हमला किया। वहां मिसाइल गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। इस हमले में वहां भारी नुकसान होने की खबरें आई, क्योंकि यह हमला इतना भयानक दिखा कि आसपास के कई इलाके दहल गए। मकानों के पास अचानक एक मिसाइल आकर गिरी, गिरते ही ब्लास्ट हो गया, चारों तरफ धुआं फैल गया। धमाके वाली जगह के आसपास जो मकान थे वो पूरे हिल गए, मकानों की खिड़कियां टूट गई, जैसे वहां कोई भूकंप आ गया। और जहां एक तरफ ईरान ने इजराइल में हमले तेज किए, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। हिजबुल्लाह ने इजराइल के गलील इलाके में मौजूद अबीबिम गांव में हमला किया। यह गांव लेबनान के साथ लगने वाली इजराइल की सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। हिजबुल्लाह ने इस गांव के एक मकान के पास रॉकेट दाग दिया, ऐसा दावा किया गया कि यह रॉकेट हिजबुल्लाह का था। इसके बाद वहां जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। हमले में उस मकान के दरवाजे के परखचे उड़े दिखे। मकान में रहने वाले एक व्यक्ति भी बुरी तरह घायल हो गए। और इजराइल में जारी हमलों के बीच ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका का सबसे घातक ड्रोन माना जाता है। ईरान की सेना के मुताबिक यह ड्रोन ईरान के इस्फहान शहर के ऊपर दिखाई दिया था और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस ड्रोन को गिरा दिया। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई। उसने नहीं माना कि कोई MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया गया, लेकिन ईरान की सेना ने दावा किया कि इस ड्रोन को मिलाकर वो अब तक अमेरिका के 10 MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा चुका है। यह ड्रोन अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन बताया जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल बड़े अभियानों के लिए किया जाता है। यह ड्रोन दुश्मन पर निगरानी भी करता है। निगरानी करने के साथ साथ उसके ठिकानों पर बारूद भी बरसा सकता है, दोनों काम कर सकता है। इसलिए MQ-9 रीपर ड्रोन का गिरना अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट भी सामने आई। उसके मुताबिक ईरान ने पिछले 1 महीने में खाड़ी देशों पर सैकड़ों मिसाइल और हजारों ड्रोन दागे। उस रिपोर्ट से जानकारी मिली कि जंग में ईरान की तरफ से खाड़ी देशों पर करीब 1200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा चुकी। इसके अलावा 4000 से ज्यादा शाहिद ड्रोन दागे जा चुके। वहीं ईरान पर हुए हवाई हमलों को रोकने के लिए 2400 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च की गईं। इधर युद्ध के बीच ईरान की IRGC सेना ने अपने कमांडो का वीडियो जारी कर अमेरिका के सैनिकों को कड़ी चेतावनी दी। वीडियो जारी किया कमांडो का। ईरान की सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसकी सेना ईरान की धरती पर उतरी तो ईरान के कमांडो उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी हर हरकत पर कड़ी नजर जमाए बैठे हैं उसके कमांडो। ईरान की धरती पर उतरते ही अमेरिका के सैनिकों पर बड़ा हमला किया जा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, यानी ईरान की धरती पर किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान की सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो सकती है। और इन्हीं खबरों के बीच ईरान ने अपने कमांडो का वीडियो जारी कर दिया। ये कमांडो ईरान की IRGC सेना का ही एक हिस्सा है। इस वीडियो के जरिए ईरान की IRGC सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसके सैनिक ईरान की धरती पर उतरकर हमला करते हैं तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। ईरान के कमांडो अमेरिका के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये वीडियो ईरान की सेना ने जारी किया, उसमें लिखा हुआ था कम क्लोज, यानी पास आओ, और अंत में लिखा वी आर वेटिंग फॉर यू, यानी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ईरान ने चेतावनी दी यानी कि उसके कमांडो बड़ी ही बेसब्री से ईरान में अमेरिका की सेना के घुसने का इंतजार कर रहे हैं। तो ईरान की तरफ से इस तरह के वीडियो जारी किए गए। IRGC सेना ने अमेरिका के सैनिकों को चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने की ना सोचें। अगर ऐसा करते हैं तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। उनके कमांडो इस भूल के लिए उन्हें पछताने का भी मौका नहीं देंगे। अंजाम ऐसा होगा जिसके बारे में अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ईरान की सेना ने इस वीडियो में अपने कमांडो के युद्ध लड़ने की तैयारी, उनके हमला करने के अलग अलग तरीकों, सबको दिखाया और अमेरिका समेत पूरी दुनिया को एक तरह से यह दिखाया कि उनकी तैयारी किसी भी मुकाबले में अमेरिका से कम नहीं है।
उधर ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया। ईरान की नेवी ने फारस की खाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। उसने दावा किया कि इस हमले में अमेरिका और इजरायल के कारोबारी जहाजों को निशाना बनाया गया। ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि ईरान के महालात शहर पर हमले में 11 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। न्यूज एजेंसी ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल की तरफ से उस शहर के एक रिहायशी इलाके में गोले दागे गए और इससे काफी नुकसान हुआ। ईरान की IRGC सेना ने फारस की खाड़ी में इजरायल के जहाज पर आत्मघाती ड्रोन दागने का दावा किया। इसके साथ ही उसने UAE में अमेरिकी ठिकाने पर भी हमले का दावा किया। IRGC सेना ने उन दोनों हमलों का एक वीडियो जारी किया जिसमें जोरदार धमाके होते नजर आए। अमेरिका की सेना ने दावा किया कि जंग में उसने ईरान के 11,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। उनमें बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियां शामिल हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकाने पर भी हमले किए गए। इधर पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच अमेरिका की न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट यह कि ईरान के हैकर इजरायल की करीब 50 कंपनियों का डेटा उड़ा चुके हैं। ईरान के हैकरों ने उन कंपनियों के कंप्यूटरों को हैक किया, उनमें मौजूद जरूरी डेटा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो इजरायल में साइबर विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि ईरान में बैठे हैकरों ने युद्ध के दौरान इजरायल पर साइबर अटैक तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना के ठिकानों और अधिकारी भी ईरान के हैकरों के निशाने पर हैं। तो रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि ईरान के हैकर इजरायल के कई सैन्य अड्डों पर नजर रख रहे थे, वो भी तब जब ईरान और इजरायल की सेनाएं एक दूसरे पर लगातार हमले करती रहीं। युद्ध के दौरान निगरानी का यह काम CCTV कैमरों के जरिए भी किया गया, क्योंकि न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की खबर है कि ईरान के कुछ हैकरों ने उन CCTV कैमरों को हैक कर लिया था जो इजरायली सेना के ठिकानों के आसपास लगे थे। तो पहले तो खबरें थी कि इजरायल ने ईरान के CCTV कैमरे हैक किए थे जब आयतुल्लाह खामनेई को मारा गया था। अब यह खबर है कि ईरान ने भी इजरायल के कई CCTV कैमरे हैक कर लिए थे जो इजरायली सेना के ठिकानों के आसपास लगे थे, जहां उसके सैनिक तैनात रहते हैं इजरायल के। वहां लगे दर्जनों CCTV कैमरे हैक कर लिए गए, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। ईरान के हैकरों ने उन कैमरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसा होते ही इजरायल के उन CCTV कैमरों में रिकॉर्ड होने वाली तस्वीरें सीधे ईरान तक पहुंचने लग गई और वो हैकर ईरान में ही बैठे बैठे इजरायल की सेना पर हर वक्त नजर रख रहे थे। तो वो देख रहे थे कि ईरान के एयरबेस पर कितने सैनिक मौजूद हैं, माफ कीजिएगा, इजरायल के एयरबेस पर कितने सैनिक मौजूद हैं, उन्हें कब और कहां भेजा जाता है। मतलब ईरान के हैकरों ने इजरायल के सैन्य अड्डों पर पल पल नजर बनाकर रखी थी। युद्ध के जानकार बताते हैं कि विरोधी सेना से जुड़ी इस तरह की जानकारियां लड़ाई में बेहद अहम साबित होती हैं। दुश्मन के खिलाफ रणनीति बनाने में इन जानकारियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस पर ऐसा सटीक हमला किया जाए कि उसे संभलने का मौका भी न मिल पाए। तो पहले ऐसे खबरें थी कि इजरायल ने ईरान के कई CCTV कैमरे हैक किए हुए थे, कई साल से हैक किए हुए थे। अब ये खबरें हैं कि ईरान भी इजरायल के कई CCTV कैमरे हैक करके उनकी जानकारियां ले रहा था। इस रिपोर्ट से पता चला कि ईरान के हैकरों ने लंबे वक्त तक इजरायल के दर्जनों CCTV कैमरों को अपने कंट्रोल में रखा था और इसकी जानकारी जब इजरायल के अधिकारियों को मिली तो वो भी भौचक्के रह गए और एक्शन में आ गए फौरन। उन्होंने ईरान से होने वाले साइबर हमलों पर लगाम कसने की तैयारी तेज कर दी। लेकिन रिपोर्ट में बताया गया कि जब तक इजरायल के अधिकारियों को भनक लगती तब तक तो ईरान के हैकर काफी नुकसान पहुंचा चुके थे। इजरायल में साइबर विभाग की कमान संभालने वाले अधिकारी ने बताया कि जंग के दौरान ईरान की धरती से करीब 5,800 साइबर हमले हो चुके हैं। मतलब एक महीने से चल रहे युद्ध में लगभग रोजाना इजरायल में 200 साइबर अटैक किए जा रहे हैं और इन हमलों में इजरायल की सेना को निशाना बनाया गया, उसके अधिकारियों को टारगेट किया गया। इजरायल की कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियों पर भी साइबर हमले किए गए और इजरायल की करीब 50 कंपनियों का डेटा बर्बाद कर दिया गया कि जरूरी डेटा नष्ट होने से उन कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा। आने वाले वक्त में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि जंग में ईरान पर ही साइबर हमले की इजरायल पर ही साइबर हमले के आरोप ने ईरान पर ही आरोप लगे, बल्कि इजरायल पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्टों में तो यहां तक कहा जा चुका है कि जंग के पहले ही दिन
इजरायल को जो सफलता मिली थी उसमें भी साइबर अटैक की भूमिका बेहद अहम थी। जंग के पहले दिन यानी 28 फरवरी को ईरान के हवाई हमलों में ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। उनके अलावा भी ईरान के कई बड़े नेता मारे गए थे, अधिकारी भी मारे गए थे। तो उन हमलों से पहले इजरायल ने ईरान में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए थे, तब ये खबरें आई थी। सड़कों से लेकर चौक चौराहों की कई हफ्तों तक निगरानी की गई थी। इसी के बाद इजरायल की सेना इतने सटीक हमले करने में कामयाब हुई थी। लेकिन खबर है कि इजरायल की तरह ही ईरान ने भी उसकी सुरक्षा में सेंध लगाकर खलबली मचा दी। मतलब ये युद्ध सिर्फ ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों तक ही नहीं रह गया, बल्कि साइबर लड़ाई भी तेज कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे एक दूसरे के देखे जा रहे हैं, उनकी लाइव तस्वीरें देखी जा रही हैं, दुश्मन के कंप्यूटरों को हैक किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरों को हैक कर जासूसी की जा रही है ताकि खुफिया जानकारियां जुटाई जा सकें और दुश्मन को अंदर से कमजोर किया जा सके। उधर खबर है कि ईरान में एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई जो दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा सकता है। ईरान की मीडिया ने जानकारी दी कि वो प्रस्ताव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टोल लगाने से जुड़ा है। वहां से आने जाने वाले जहाजों से टोल वसूलने के नियम उस प्रस्ताव में शामिल किए गए। हॉर्मूज गलियारे पर ईरान ने जिस दिन पाबंदी लगाई थी उसी दिन से यह चर्चा तेज हो गई थी कि वो वहां टोल सिस्टम लागू कर सकता है, वहां से कमाई कर सकता है। जैसे कुछ हाईवे और सड़कों पर टोल लगा होता है, उन पर चलने वाली गाड़ियों से टोल वसूला जाता है, वो वहां जहाजों से टोल ले सकता है। समंदर में जहाजों पर टोल लगाने की तैयारी कर रहा है, उन जहाजों पर जिन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते आना जाना पड़ता है। तो ईरान के इस फैसले का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है जो खाड़ी देशों के साथ कारोबार करते हैं, और वहां से तो तेल आता ही है दुनिया का बहुत सारा। जो खाड़ी देशों से तेल खरीदते हैं या गैस वाले जहाज मंगवाते हैं। अमेरिका और इजरायल से युद्ध लड़ रहे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पिछले कई हफ्तों से कब्जा जमा रखा है, नहीं जाने दे रहा वो जहाजों का निकलना मुश्किल कर दिया है। फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ने वाला यही एक रास्ता है। खाड़ी देशों तक जाने वाले जहाज इसी रूट से जा सकते हैं और 33 किलोमीटर चौड़ा है यह हॉर्मूज गलियारा दक्षिणी छोर पर ईरान के, और इस गलियारे के भी दक्षिण में ओमान है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर किसी एक देश का मालिकाना हक नहीं है, वो तो समंदर का स्ट्रेट है। संयुक्त राष्ट्र भी इसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मानता है। दुनिया के सभी देशों के जहाज बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र भी ये मानता है। लेकिन अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो उसने व्यापार के इस अहम रास्ते पर शिकंजा कस दिया। बात इतने पर खत्म नहीं होती, क्योंकि खबर है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपनी अब कमाई का जरिया बनाने की तैयारी कर ली। जहाजों से वो टोल वसूलने की तैयारी में जुटा है। ईरान के मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि वहां की संसद की सुरक्षा समिति ने इससे जुड़े एक प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। ये समिति ईरान की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर फैसले लेती है, और उसने हॉर्मूज गलियारे में टोल लगाने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें अमेरिका और इजरायल पर सख्ती बढ़ाने के भी नियम है। इस बात का जिक्र है प्रस्ताव में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका और इजरायल के जहाजों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मतलब ईरान के दुश्मन इजरायल और अमेरिका के जहाज वहां से नहीं जा सकेंगे। उन देशों के जहाजों पर भी रोक लगाने की बात कही गई जिन्होंने ईरान पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा रखा है। हॉर्मूज गलियारे में टोल लगाने से जुड़ा यह प्रस्ताव ईरान की संसद की सुरक्षा समिति ने पास किया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ईरान की सरकार अभी से टोल की वसूली शुरू कर देगी, क्योंकि सुरक्षा समिति से मंजूरी मिलने के बाद उस प्रस्ताव पर ईरान की संसद में चर्चा होगी, वहां के सांसद इस पर वोटिंग करेंगे। संसद से भी यह प्रस्ताव पास हो गया तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मोहर लगाने के बाद ही टोल की वसूली का रास्ता साफ हो पाएगा। इधर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच ईरान के कई पत्रकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जायजा लेने पहुंच गए। इनमें ईरान के सरकारी टीवी चैनल प्रेस टीवी के भी कुछ रिपोर्टर शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने वहां से गुजरने वाले जहाजों के कर्मचारियों से बातचीत की, जिसके बाद दावा किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से बंद नहीं है, वहां से रोजाना कई जहाज गुजर रहे हैं। तो ईरान की सरकार वहां पत्रकारों को ले गई और दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि वो पूरी तरह बंद नहीं है, कई जहाज गुजर रहे हैं। हालांकि वहां से गुजरने वाले जहाजों पर पूरा कंट्रोल ईरान के हाथ में है, और वो जिसके जहाज भेजना चाह रहा है वो भेज रहा है। यही पता करने के लिए वो रिपोर्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का दौरा करने पहुंचे थे। ईरान की सरकार ने दिखाया, उन लोगों ने जंग के बीच वहां के हालात का जायजा लिया।
अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच उन रिपोर्टरों ने एक जहाज पर चढ़कर रिपोर्टिंग की। ये तस्वीरें ईरान ने दिखाई और दुनिया को एक तरह से संदेश भेजने की कोशिश की। जिस जहाज पर चढ़कर उन्होंने रिपोर्टिंग की, ये जहाज ईरान का था। Countless vessels carrying oil, gas, other cargo passed here on a daily basis for the benefit of really the entire global economy. But all of that was disrupted by the American and Israeli aggressors. तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को भी ईरान वहां ले गया और उनको दिखाया कि किस तरीके से जो स्ट्रेट है वहां से जहाज निकल रहे हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनल प्रेस टीवी के ये रिपोर्टरों ने ये वीडियो जारी किया। उसमें समंदर में कई जहाज खड़े नजर आए, कुछ जहाज काफी दूर खड़े दिखे और रिपोर्टरों के मुताबिक कुछ जहाज और टैंकर ईरान की सीमा से काफी दूर खड़े हैं, लेकिन ईरान उन पर हमला न कर सके। उन रिपोर्टरों ने ईरान के जहाज पर मौजूद लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इजराइल की वजह से जहाजों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। It is Israel's fault now that the Strait of Hormuz is closed to ships that are unfriendly to Iran. हालांकि उन्होंने दावा किया कि कई तेल टैंकर अब भी उस रास्ते से गुजर रहे हैं और यह साफ करने की कोशिश की कि ईरान ने वो जलमार्ग पूरी तरह बंद नहीं किया है, बल्कि उस पर अपना नियंत्रण और सख्त कर दिया है। ईरान भी लगातार दावा कर रहा है कि उसने हॉर्मूज गलियारा पूरी तरह बंद नहीं किया है, उसने सिर्फ अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है। इधर ईरान के किश्म द्वीप पर डीसैलिनेशन प्लांट पर हुए हमले के बाद वहां पीने के पानी का संकट पैदा हो गया। ईरान के किश्म द्वीप पर एयर स्ट्राइक के बाद वहां का एक डीसैलिनेशन प्लांट पूरी तरह बर्बाद हो गया। प्लांट के बंद होने के बाद पीने के पानी की सप्लाई पर असर पड़ा। किश्म द्वीप पर मौजूद डीसैलिनेशन प्लांट के जरिए समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता था। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने यूएई के 1200 नागरिकों को एक हफ्ते के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया। उन लोगों के पास ईरान में रहने का परमिट था। ईरान ने उन सभी लोगों का परमिट रद्द कर दिया। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की वजह से यूएई में सीबीएसई के बाद अब आईबी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गईं। सभी स्कूलों ने ईमेल के जरिए इसकी जानकारी बच्चों के माता-पिता को दे दी। बोर्ड ने जानकारी दी कि छात्रों का मूल्यांकन ग्रेडिंग सिस्टम के तहत किया जाएगा। उधर ईरान के साथ जंग में साथ नहीं मिलने से नाराज अमेरिका सैन्य संगठन नेटो के साथ रिश्ते की फिर से समीक्षा कर सकता है, ऐसा अमेरिका कह रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री ने नेटो के साथ अमेरिका के रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। ईरान जंग के दौरान नेटो देशों की भूमिका को उन्होंने बेहद निराशाजनक बताया। मार्को रूबियो का बयान उस वक्त आया जब डोनाल्ड ट्रंप भी नेटो के सदस्य देशों पर अपना गुस्सा निकाल चुके हैं। ट्रंप ने नेटो देशों को कायर और कागजी शेर तक कह दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि ट्रंप ईरान के साथ जल्द से जल्द जंग खत्म करने पर विचार कर रहे हैं और वो भी तब जब हॉर्मूज गलियारा पूरी तरह नहीं खुल सका है। जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ट्रंप ईरान को कई बार धमकी दे चुके हैं, उस पर दबाव बनाया है, लेकिन ट्रंप इस लड़ाई में और उलझना नहीं चाहते, ऐसी रिपोर्ट है। उधर तुर्की के मीडिया ने बताया कि ट्रंप ने खाड़ी देशों में अपने सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए अपने एक नेटो वाले दोस्त से मदद मांग ली और खबर है कि पोलैंड से अमेरिकी अधिकारियों ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। हालांकि इसके लिए अमेरिका ने कोई लिखित मांग नहीं की है, लेकिन इन खबरों के बीच अमेरिका और नेटो के रिश्तों में पड़ी दरार के लगातार बढ़ते जाने की खबरों ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने नेटो के साथ अमेरिका के रिश्ते की दोबारा समीक्षा की बात कह दी। और मार्को रूबियो के ताजा बयान से साफ हो गया कि नेटो के खिलाफ नाराजगी सिर्फ ट्रंप की नहीं बल्कि पूरी अमेरिकी सरकार की है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह की मदद जंग के दौरान नेटो देशों से चाहता था वो उसे नहीं मिली। अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि नेटो के साथ अमेरिका अपने रिश्तों की दोबारा समीक्षा कर सकता है। नेटो में दुनिया भर के 32 देश शामिल हैं और यह अमेरिका का ही संगठन है, एक तरह से अमेरिका की अगुवाई वाला ही संगठन है। खुद अमेरिका इसकी अगुवाई करता रहा है। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था रूस की चुनौती के लिए सामने, सोवियत संघ की चुनौती के सामने, 32 देशों का समर्थन। लेकिन ईरान जंग के वक्त डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अकेले पड़ते दिखे इस मामले में।
नेटो के कई देशों ने साफ कर दिया कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जर्मनी और स्पेन जैसे बड़े देशों ने तो यह कहकर किनारा कर लिया कि यह जंग अमेरिका की है, नेटो की जंग नहीं। जबकि ट्रंप को उम्मीद थी कि नेटो ईरान के खिलाफ लड़ाई में उनका खुलकर साथ देगा, लेकिन नेटो के कई देशों ने अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल से अमेरिका को रोक दिया। ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे को खाली कराने के लिए जब नौसैनिक भेजने की अपील की, तब भी नेटो देशों ने उसे ठुकरा दिया था। इन वजहों से नेटो और अमेरिका के बीच की दरार गहरी होती गई, दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई और पहले ट्रंप और फिर मार्को रूबियो के बयान ये इशारा करते दिखे कि अमेरिका के संबंध नेटो के साथ पहले जैसे नहीं रहने वाले, क्योंकि अल जजीरा के साथ बातचीत में अमेरिका के विदेश मंत्री ने नेटो की उपयोगिता पर सवाल उठा दिया कि जब भी जरूरत पड़ी अमेरिका नेटो के लिए खड़ा रहा, लेकिन ईरान जंग में जब अमेरिका को नेटो की जरूरत पड़ी तो सबने हाथ खड़े कर लिए। अमेरिका भविष्य में नेटो में अपनी भूमिका घटा सकता है, यह इशारा किया, या कड़ी शर्तों के साथ सहयोग कर सकता है अब आगे से। नेटो के देश सीधे कूदने से बचते दिखे इस जंग में। नेटो के सदस्य देश जर्मनी ने तो सबसे सख्त रुख अपनाया। उसने अमेरिका को साफ साफ कह दिया था कि जंग नेटो ने नहीं शुरू की थी, इसलिए यह नेटो की जंग ही नहीं है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने जंग में भागीदारी से बिल्कुल मना कर दिया था। ब्रिटेन ने भी इस जंग को नेटो का मिशन मानने से इनकार किया था। ब्रिटेन के पीएम ने तो शुरुआत में अपना सैन्य अड्डा तक अमेरिका को नहीं दिया था, हालांकि बाद में वो इसके लिए मान गए थे। जर्मनी और ब्रिटेन की तरह नेटो के सदस्य देश फ्रांस, इटली, ग्रीस और पोलैंड ने पहले इस जंग में सीधे सीधे कूदने से मना कर दिया था। हालांकि पोलैंड से अब अमेरिका ने मदद मांगी है। फ्रांस, इटली, ग्रीस ने ट्रंप की उस मांग को ठुकरा दिया था जिसमें उन्होंने हॉर्मूज गलियारे को ईरान के कब्जे से खाली कराने की अपील की थी। ट्रंप ने इन सभी से नौसेना भेजने की मांग की थी, लेकिन नेटो के देशों ने ट्रंप की अपील को अनसुना कर दिया था। हालांकि नेटो में चेक रिपब्लिक भी है, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, लातविया, ये जो छोटे देश हैं, इन्होंने अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमले का समर्थन किया था। लेकिन जो बड़े देश हैं, उन्होंने, जो नेटो के बड़े देश हैं, उन्होंने खुद को इस जंग से दूर रखा। इसी बात पर अमेरिका भड़क गया। पहले ट्रंप, फिर मार्को रूबियो, इन्होंने नेटो के साथ संबंधों की समीक्षा की बात कह दी। इधर अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ चल रही जंग खत्म करने की योजना बना रहे हैं, भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह ना खुले। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुले या ना खुले, वो जंग खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप सरकार में शामिल कुछ अफसरों के हवाले से यह रिपोर्ट आई और बताया कि ट्रंप और उनकी टीम ने जंग को लेकर एक बैठक की कि क्या उनकी रणनीति सही है। ट्रंप प्रशासन ने यह माना कि हॉर्मूज गलियारे को खुलवाने की कोशिश इस जंग को बहुत लंबा खींच सकती है। यानी रिपोर्ट यह कह रही है कि हॉर्मूज गलियारे को तुरंत खोलने के लिए कोई बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया तो 4 से 6 हफ्ते और फिर ये जंग खिंच सकती है। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने हॉर्मूज गलियारे को खुलवाए बिना ही जंग को खत्म करने का विचार किया। मतलब अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म कर सकता है, भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से खुला ना हो। जबकि खामनेई पर हमले से शुरू हुई जंग का दायरा बाद में हॉर्मूज गलियारे तक पहुंच गया था। इस रास्ते पर कब्जा कर लिया ईरान ने, सारे जहाजों को रोक दिया, दुश्मन के जहाजों को निशाना भी बनाया, तो दुनिया भर में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया। तो ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने का लक्ष्य रखा था। कई बार ईरान को धमकी दी कि वो रास्ता खाली कर दे, कई तरह से दबाव बनाया, लेकिन ईरान ने दबाव के आगे झुकने की बजाय हॉर्मूज गलियारे में अपना पहरा और ज्यादा सख्त कर दिया। फिर खबरें आई कि वहां पे बारूदी सुरंगें बिछा दी। अब खबरें आ रही हैं कि टोल वसूलने की तैयारी कर रहा है। तो अमेरिका और ईरान की लड़ाई हॉर्मूज गलियारे को लेकर और ज्यादा उलझ गई। लेकिन यह रिपोर्ट कह रही है कि ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे पर अपने कदम पीछे खींचने का मन बना लिया है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाए बिना ही जंग खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से करीब 85% कच्चा तेल एशिया के बाजारों में जाता है। रिपोर्ट यह कहती है कि मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि 85% तो एशिया के बाजारों में जाता है, तो इसे फिर से खुलवाने की जिम्मेदारी एशिया के देश लें, यूरोप के देश लें, उनकी होनी चाहिए। अमेरिका क्यों खुलवाए? ट्रंप ने तेल बेचने वाले खाड़ी देशों, कच्चा तेल खरीदने वाले एशिया के देशों और यूरोप के देशों के पाले में गेंद डाल दी।
और ख़त्म कर देने की इन खबरों के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी इसे लेकर सवाल किया गया। अमेरिका के न्यूज़ चैनल न्यूज़मैक्स टीवी के साथ बातचीत हुई नेतन्याहू की। उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ जंग खत्म करने की तारीख नहीं बता सकते। दावा किया कि जो लक्ष्य तय किए गए थे वो उनकी सेना ने हासिल कर लिए हैं, हालांकि यह दावा जरूर किया। उधर तुर्की के मीडिया ने जानकारी दी कि अमेरिका ने ईरान के साथ जारी जंग के दौरान नेटो के सदस्य देश पोलैंड से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर दी। हालांकि तुर्की के मीडिया ने बताया कि अमेरिका ने इसके लिए आधिकारिक तौर पर पोलैंड को मांग नहीं भेजी, लेकिन खबरें यह हैं कि अमेरिकी अफसरों ने इसके लिए पोलैंड के अफसरों से बातचीत शुरू कर दी। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम वो ताकत है जिसे दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन के लिए काल माना जाता है। दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। दुश्मन के लड़ाकू विमान भी इससे नहीं बच सकते। एक सैन्य समझौते के तहत पोलैंड को 2022 में ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने दिया था ताकि उसे रूस से बढ़ते खतरे से बचाया जा सके। करोड़ों डॉलर खर्च करके पोलैंड ने इसे खरीदा था, अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया था, लेकिन ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान अमेरिका को अब इसकी जरूरत महसूस हो रही है। तो तुर्की के मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना के अफसरों ने पोलैंड के अधिकारियों से इसके लिए बातचीत शुरू कर दी। हालांकि लिखित तौर पर अमेरिका की तरफ से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मांग नहीं भेजी गई। तुर्की के मीडिया ने बताया कि खाड़ी देशों में मौजूद अपने सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए अमेरिका पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करना चाहता है। इसे बनाने वाली अमेरिका की जो कंपनी है उसके मुताबिक पेट्रियट सिस्टम अपने एक प्रहार से आसमान में उड़ रहे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, लड़ाकू विमान सबको जमीन पर ला सकता है। करीब 160 किलोमीटर की रेंज है, यानी इस दायरे में होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत इसके पास है। मतलब इसमें लगे रेडार बेहद ताकतवर होते हैं, चाहे छोटे ड्रोन से हमला हो या फिर बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया वार हो। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सबको नाकाम कर सकता है। पोलैंड नेटो का सदस्य है। रूस से सुरक्षा के लिए उसने अमेरिका से पेट्रियट डिफेंस सिस्टम लिया था और तैनात किया था। जर्मनी ने भी कुछ समय के लिए अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पोलैंड में तैनात किए थे। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कुद्स ने दावा किया कि उनकी सेना युद्ध खत्म होने के बाद भी दक्षिणी लेबनान पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगी। तो वो लेबनान वाली लड़ाई जो है वो अलग चल रही है। उनके मुताबिक लेबनान के इस हिस्से में चरमपंथी संगठन जो है हिजबुल्लाह के लड़ाकों को रोकने के लिए वहां लंबे समय तक इजराइल की सेना को तैनात किया जाएगा। इस ऐलान के बाद आशंका जताई गई कि इजराइल दक्षिणी लेबनान पर कब्जे की तैयारी में है। उस इलाके में कई दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल की सेना जमीनी लड़ाई लड़ रही है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने और उन्हें वहां से भगाने में जुटी है। उसका मकसद लितानी नदी और उसके आसपास के इलाकों को अपने नियंत्रण में लेने का है ताकि फिर वो क्षेत्र इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा न बन सके। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान को दोबारा बसने नहीं देगी। यानी जिन लोगों को इजराइल के हमलों की वजह से वहां से निकालकर दूसरी जगहों पर भेज दिया गया था वो अपने घर अब नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि इजराइल की सेना वहां लंबे समय तक अलग अलग जगहों पर अपने कैंप बनाएगी और लंबे समय तक लेबनान के दक्षिणी इलाकों को अपने कंट्रोल में रखेगी, चाहे युद्ध खत्म ही क्यों ना हो जाए। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि सैन्य ऑपरेशन खत्म होने के बाद दक्षिणी लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाकर वहां इजराइल की सेना की तैनाती की जाएगी। यानी दक्षिणी लेबनान जो है वो इजराइल अपने कब्जे में रखना चाहता है। हिजबुल्लाह के सभी लड़ाकों को मार गिराने या वहां से खदेड़ने के बाद भी वो इलाके इजराइल के कंट्रोल में ही रहेंगे, ये कह रहा है इजराइल, ताकि लड़ाके फिर लौटने की हिम्मत न जुटा सके या उन जगहों पर अपने संगठन को दोबारा खड़ा न कर सके। इजराइल की सेना लेबनान में बहने वाली वहां की सबसे लंबी नदी जो है लितानी और उसके आसपास के इलाकों तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है। यानी इजराइल से लेकर दक्षिणी लेबनान में जहां तक लितानी नदी है वहां तक का इलाका अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, क्योंकि इस नदी पर कई पुल बने हैं जो लेबनान के दक्षिणी इलाकों को उसके उत्तरी हिस्से से जोड़ते हैं। कहा जा रहा है कि अगर वो हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में बना रहेगा, यानी दक्षिण वाला, नदी के दक्षिण वाला और लेबनान इजराइल के बॉर्डर से, तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए दक्षिणी लेबनान में लौटना आसान नहीं होगा। फिर वो हिस्सा इजराइल के लिए लंबे समय तक महफूज बना रहेगा, उसे हमले का डर नहीं होगा। यह प्लान है इजराइल का। लेकिन इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया ये कंट्रोल वैसा नहीं होगा जैसा 1982 से लेकर साल 2000 तक रहा था, तब भी रहा था कंट्रोल।
इसराइल ने दक्षिणी लेबनान को अपने कब्जे में कर लिया था। हर जगह उसकी सेना तैनात रहती थी। इस बार की प्लानिंग लेकिन अलग बताई जा रही है। 1982 से लेकर साल 2000 तक 18 साल तक लेबनान के दक्षिणी इलाकों को इसराइल ने अपने नियंत्रण में रखा था। उस वक्त उसे पीएलओ नाम के फिलिस्तीनी संगठन से खतरा था। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ था, तो उससे खतरा था, तब यह तैनाती की थी। लेकिन जानकारी दी गई कि इस बार दक्षिणी लेबनान में हर जगह इसराइल के सैनिक तैनात नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनकी जगह ड्रोन तैनात किए जाएंगे, कैमरों से नजर रखी जाएगी, सेंसर से निगरानी रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर ही सैनिकों को वहां भेजा जाएगा, यानी दूर से कंट्रोल रखने वाला मॉडल अपनाया जाएगा। इसराइल के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि वो दक्षिणी लेबनान से निकाले गए लोगों को लौटने से रोकेंगे। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो लड़ाई शुरू चल रही है, उसकी वजह से उन इलाकों में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। वो कह रहे हैं उनको वापस नहीं आने देंगे। उन्हें बाद में वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी ऐसे लोगों को इजराइल की सेना लौटने नहीं देगी। ये कह रहे हैं वो कि वहां जो घर इन हमलों से बचे हुए थे उन्हें भी तोड़ा जा रहा है, ताकि भविष्य में हिजबुल्लाह के लड़ाके उनका इस्तेमाल न कर सके। इसराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक यह लड़ाई लंबी चल सकती। इधर इसराइल ने दावा किया कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को ढेर कर दिया। इसराइल ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में उसकी सेना ने दक्षिणी लेबनान में बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराया। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टैंकों से गोले बरसाए। इसराइल ने दावा किया उसके ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। ईरान की आईआरजीसी सेना के प्रवक्ता ने दुश्मन देशों के नेताओं के निजी आवास को निशाना बनाने का ऐलान किया। आईआरजीसी ने धमकी दी कि जिस तरह जंग में उनके नेताओं और उनके परिवारों को दुश्मन ने निशाना बनाया, ठीक उसी तरह अब उनके परिवारों और घरों पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका की न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने यमन के हूथी लड़ाकों पर लाल सागर इलाके में हमले तेज करने का दबाव बनाया। हॉर्मुज गलियारे जैसा एक और समुद्री रास्ता बाबल मंदीब यमन के पास लाल सागर में मौजूद है। खबरों के मुताबिक ईरान उस रास्ते पर भी कब्जा करके अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ाना चाहता है। उधर अमेरिका और इजराइल का ईरान को चारों तरफ से घेरने का प्लान कामयाब होता नहीं दिख रहा। इजराइल की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल कुर्द लड़ाकों की मदद से ईरान में घुसने की सोच रहे थे। कुर्द लड़ाके ईरान के बॉर्डर के इलाकों में हैं, उनके सहारे ईरान में घुसने की सोच रहे थे। वो कुर्द लड़ाकों के जरिए ईरान में जमीनी जंग छेड़ने का प्लान बना रहे थे। ये इजरायली मीडिया में खबरें आई, लेकिन खबर है कि अमेरिका और इजराइल का ये प्लान लीक हो गया, दुनिया के सामने आ गया, और इसके बाद अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ने लग गया। नेटो देशों ने ईरान के खिलाफ कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल करने पर विरोध जताना शुरू कर दिया, और माना जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने अपने कदम पीछे ले लिए, क्योंकि कुर्द लड़ाके जो हैं वो तुर्की के खिलाफ भी लड़ते हैं, वो इराक के खिलाफ भी लड़ते हैं, उनको पूरा वो कुर्दिस्तान चाहिए, और नेटो में तुर्की भी है। वो नहीं चाहता कि कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जाए, अमेरिका की तरफ से किया जाए। उन्होंने कुर्द लड़ाकों के जरिए ईरान में घुसने का प्लान रद्द कर दिया। ये खबरें आ रही हैं। अब रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका और इजराइल ने प्लान बनाया था, वो ईरान पर हवाई हमले तेज कर देंगे, जिससे ईरान की सेना का पूरा ध्यान उन हमलों को रोकने में लग जाएगा, और इसका फायदा उठाकर इराक में जो कुर्द लड़ाके हैं वो ईरान में घुस जाएंगे। इसके बाद एक तरफ से अमेरिका हवाई हमले करेगा, दूसरी तरफ इजराइल हमले करेगा, तीसरी तरफ कुर्द लड़ाके जमीनी जंग छिड़ देंगे। तो अमेरिका को अपने सैनिक नहीं भेजने पड़ेंगे, कुर्द लड़ाकों से लड़ लेगा। इस प्लान का मकसद ईरान की सेना का ध्यान बांट देना था और उस तरह से उसे कमजोर करने का था, जिससे ईरान के अंदर विद्रोह शुरू हो जाए, ईरान की जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए, वहां सत्ता परिवर्तन जैसे हालात बन जाएं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमले करने का सबसे बड़ा मकसद ही यही रहा था। इसी से तो जंग शुरू की थी कि ईरान की सरकार को गिराना चाहते हैं, रेजीम चेंज की बात कर रहे थे, सत्ता परिवर्तन करवाना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका और इजराइल लंबे वक्त से प्लानिंग कर रहे थे, कई साल से कुर्द लड़ाकों को भी तैयार कर रहे थे, उन्हें खतरनाक हथियार दे रहे थे। लेकिन खबर है अमेरिका और इजराइल का ये प्लान लीक हो गया। नेटो देशों को इस प्लान के बारे में जो पता चला तो उन्होंने भी विरोध किया।
इसके बाद उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर इस प्लान को रोकने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। तुर्की ने धमकी तक दे दी। तुर्की नेटो में है कि अगर कुर्द लड़ाके जो हैं इस जंग में कूदे तो वो भी ईरान की तरफ से कुर्द लड़ाकों पर हमले कर देगा, क्योंकि कुर्द लड़ाकों की भी इससे चिंता बढ़ गई, क्योंकि तुर्की के खिलाफ भी कुर्द लड़ाके लड़ते हैं। तो तुर्की ने कह दिया कि वो फिर ईरान की तरफ से लड़ना शुरू कर देगा। माना जा रहा है इन्हीं सब कारणों की वजह से अमेरिका और इजराइल को अपना प्लान रद्द करना पड़ा। और अमेरिका के पीछे हटने की सबसे बड़ी वजह इसमें तुर्की को ही माना जा रहा है, क्योंकि तुर्की ने कड़ी चेतावनी दे दी कि अगर इस जंग में कुर्द लड़ाकों की एंट्री हुई तो वो भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। यानी अगर कुर्द लड़ाके ईरान पर हमला करेंगे तो तुर्की भी कुर्द लड़ाकों पर हमला कर देगा। यह तक कह दिया उसने कि कुर्द लड़ाकों को खत्म करने के लिए इराक में वो अपनी सेना उतार देगा। इसके बाद आशंका जताई गई कि इस जंग में नया मोर्चा खुल सकता है फिर, और अगर ऐसा हो गया तो यह युद्ध और फैल जाएगा। तुर्की ने खासतौर पर कुर्द लड़ाकों के 2 संगठनों को चेतावनी दी, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि तुर्की को शक है कि अमेरिका और इजराइल इन्हीं 2 संगठनों के जरिए ईरान में घुसने की कोशिश कर सकता है। इसलिए तुर्की ने इन दोनों संगठनों को खुली चेतावनी दे दी। माना जा रहा है तुर्की की चेतावनी सुनने के बाद ये दोनों संगठन तुरंत पीछे हट गए, क्योंकि तुर्की पहले भी इराक में मौजूद कुर्द लड़ाकों पर हमले कर चुका है और कुर्द लड़ाके बिल्कुल नहीं चाहते कि उन पर दोबारा हमला हो और तुर्की की तरफ से हो। तुर्की जंग की शुरुआत से ही लगातार चेतावनी दे रहा है कि ईरान के खिलाफ कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल न किया जाए। तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की थी इसको लेकर, और साफ कर दिया था कि वो इस जंग में कुर्द लड़ाकों की एंट्री कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस सब के बीच खबरें आई कि अमेरिका और इजराइल चोरी छिपे कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे थे। इस पर तुर्की भड़क गया। उसने धमकी दे दी कि अगर कुर्द लड़ाकों ने ईरान पर हमला किया तो वो ईरान का साथ देगा, यानी वो इस जंग में ईरान की तरफ से हमला करेगा।